फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। इस टाइम में इंडियन फैंस इंडिया को इसमें नहीं देख पा रहे हैं। 2019 में नीता अंबानी ने 1.4 अरब लोगों के सामने एक बड़ी बात कही थी। My dream is to see India qualify for the 2026 FIFA World Cup. We have a huge opportunity knocking on our door. Huge. But now it is 2026 and we have lost to Bangladesh। और हमारे खिलाड़ी दुनिया से फुटबॉल को बचाने की गुहार लगाते हुए वीडियो बना रहे हैं। Speak, appeal and request all of you who did not come, who is not a football fan, please come and watch us. We are now staring at a permanent paralysis. अब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पैसे और गवर्नमेंट मदद की कमी की वजह से इंडियन फुटबॉल आगे नहीं बढ़ रहा है। हालांकि ये बात कुछ हद तक सच भी है, लेकिन पूरी कहानी ये नहीं है। इनफैक्ट ओवर द पास्ट डिकेड आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिलायंस ने FSDL के जरिए 4500 करोड़ रुपए कमाए। क्लब ने खुद सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस के तौर पर 777 करोड़ रुपए दिए। ब्रॉडकास्ट से 538 करोड़ रुपए आए और हीरो ने टाइटल स्पॉन्सरशिप के तौर पर 160 करोड़ रुपए दिए। तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। असल में आपको ये जानकर गर्व और हैरानी होगी कि एक समय इंडियन फुटबॉल टीम एशियन गेम की चैंपियन थी। हम ओलंपिक्स में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे और हमें एशिया का ब्राजील कहा जाता था। यहाँ तक कि ब्राजील की टीम इंडियन फुटबॉल की स्ट्रेटेजी से सीखती थी। Something that we heard from people, but how glorious the years were then. Rahim Saab's tactics was something which Brazil popularized in the 58 World Cup, but Rahim Saab had done it in 56 for India. And it really proved that India was one of the leading team from Asia. लेकिन आज हमारे अपने खिलाड़ी फीफा से इंडियन फुटबॉल को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। असल में आज प्रीमियर लीग इंग्लिश इकोनॉमी में कम से कम 25 से 30 बिलियन पाउंड का योगदान देती है। तो भारत के लिए फुटबॉल सिर्फ एक सोशल इशू नहीं बल्कि एक इकोनॉमी इशू भी है। एंड दैट्स वेयर आई गॉट इंटरेस्टेड। जब हमारे पास इतना पैसा था, जब हमें अंबानी और गवर्नमेंट का सपोर्ट हासिल था और जब फुटबॉल का इस्तेमाल एक इकोनॉमिक सोर्सेस के तौर पर किया जा सकता था, तो इंडिया एशिया का ब्राजील होने से बांग्लादेश से हारने की सिचुएशन तक कैसे पिछड़ गया। यूके ने अरबों डॉलर की प्रीमियर लीग इकोनॉमी बनाने के लिए एक शानदार सिस्टम कैसे खड़ा किया और इंडिया यूके से क्या सीख सकता है ताकि वर्ल्ड कप का जो सपना है वो सच हो सके। India's golden period in international soccer was from 1955 to 1965. We have 9 problems. Not having talent is not one of them. If every kid who is good is identified at the right time and given the right infrastructure, schooling, teaching and coaching, we will not be where we are right now. इंडियन फुटबॉल की मौजूदा प्रॉब्लम के बारे में हम देवता से बात करते हैं, लेकिन पहले शुरुआत में चलते हैं और एक ऐसी कहानी पर जो इतनी इनक्रेडिबल है कि आज ज्यादातर इंडियंस को इसके बारे में बिल्कुल भी पता ही नहीं है। आपको पता है कि एक समय ऐसा था जब भारत सिर्फ फुटबॉल खेलता नहीं था, भारत फुटबॉल पर राज करता था। हम सिर्फ कमजोर टीम या सिर्फ हिस्सा लेने वाली टीम नहीं थी, हम एशिया के अनडिस्प्यूटेड किंग थे। और दुनिया को इसका पता 4 सितंबर 1962 को इंडोनेशिया में हुए एक फुटबॉल मैच के दौरान पता चला। यहाँ साउथ कोरिया और भारत के बीच एशिया गेम का फाइनल मैच था। उस दिन एक इंडियन ऑफिशियल के बयान की वजह से स्टेडियम में 1 लाख लोग जमा हो गए थे और वे सभी चाहते थे कि भारत हार जाए। हालात इतने खराब हो गए थे कि 1 लाख लोगों की भीड़ इंडियन प्लेयर के हर एक पास पर हुटिंग कर रही थी और जब हमारा राष्ट्रगान बज रहा था तो पूरा स्टेडियम हुटिंग कर रहा था और भारत एक ऐसी मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ था। और नफरत के उस पूरे माहौल में सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप खड़ा हुआ था और भारत का हौसला बढ़ा रहा था। जानते हो वो कौन था? वो पाकिस्तानी हॉकी टीम थी। यानी भारत का सबसे बड़ा राइवल ही एशियन गेम में भारत की जीत के लिए चीयर कर रहा था। और कमाल की बात यह है कि जब 1 लाख लोगों ने हुटिंग कर रहे थे तो तब हमारे प्लेयर ने बस अपने कान बंद कर लिए और अपना मैदान पर दबदबा बनाए रखा। और जब फाइनल विसिल बची तो भारत ने साउथ कोरिया का 2-1 से हरा दिया। इस तरह भारत पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे बेहतरीन फुटबॉल टीम बनी। एंड ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ अ स्कूल टीचर नेम सैयद अब्दुल रहीम who smoked heavily and he was Indian coach। and इन्हीं की वजह से ब्राजील ने इंडियन स्ट्रेटेजी से इंस्पिरेशन ली थी। भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम युग के जनक सैयद अब्दुल रहीम भारतीय फुटबॉल के वो द्रोणाचार्य थे जिन्होंने भारतीय फुटबॉल को विविध परिस्थितियों में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां आज हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, तो अगर हम इतने बेहतरीन थे तो इतने खराब कैसे हो गए? एनीवे शॉर्ट में कहूँ तो रहीम की मौत के साथ ही उनका सारा नॉलेज एंड स्ट्रेटेजी ही खत्म हो गई थी। हमारी सिस्टम और फेडरेशन कमजोर था और खेल को आगे बढ़ाने के लिए कोई लीग नहीं थी। तो हम इतने पिछड़े हुए थे कि जब भारत ने 1950 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया तब भी हमने उसमें हिस्सा न लेने का फैसला किया क्योंकि फेडरेशन को ये गैर जरूरी और बहुत महंगा लगा। तो भारत के पास एक जीनियस तो था लेकिन भारत ने कभी कोई सिस्टम नहीं बनाया। लेकिन यहीं पर एक और सवाल उठता है,
आज हमारे पास दुनिया भर का पैसा है, फिर भी हम क्यों नाकाम हो रहे हैं? और सबसे जरूरी बात, यूके ने उसी खेल से अरबों डॉलर का कारोबार कैसे खड़ा कर दिया। असल में यूके और फुटबॉल में गहरी दिलचस्पी रखने वाले सभी देश एक पिरामिड अप्रोच अपनाते हैं, जो ना हम नहीं अपनाते। एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ दिस पिरामिड, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन प्ले इन स्कूल, ऑन द स्ट्रीट्स, इन विलेजेस। उसके ऊपर लोकल क्लब होते हैं जो इन प्लेयर को ढूंढते हैं। उसके ऊपर एकेडमी होती है जो इन्हें बेहतर बनाती है। और पिरामिड के सबसे ऊपर शानदार प्रोफेशनल लीग होती है जो हम टीवी पर देखते हैं। हर फुटबॉल खेलने वाले देश में ना टैलेंट इसी तरह नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। अब देखें कि ग्लैमर के पीछे प्रीमियर लीग असल में कैसे काम करती है। प्रीमियर लीग दुनिया की जो सबसे अमीर और सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लीग है। पिरामिड का बस वो ऊपरी हिस्सा है। इसके नीचे खेलों के इतिहास की सबसे बेहतरीन सिस्टम में से एक इंग्लिश फुटबॉल पिरामिड काम करता है। इस पिरामिड में 11 लेवल, 5000 से ज्यादा क्लब और 7000 से ज्यादा टीमें हैं जो एक दूसरे के ऊपर बनी हुई है। और ये सभी टीमें ना एक जादुई रूल से जुड़ी हुई है। इसे प्रमोशन एंड रेलीगेशन कहते हैं। अब इस सिस्टम का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। अगर आप अपनी लीग में ना टॉप पर रहते हैं तो आप एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, लेकिन अगर आप सबसे नीचे रहते हैं तो आप नीचे गिर जाते हैं। और इंग्लैंड में इन 11 टियर को देखिए। यहाँ सबसे निचले टियर में ना आप एक कॉलेज क्लब के तौर पर शुरुआत कर सकते हैं और अपनी संडे लीग खेल सकते हैं। यहाँ ना सबसे अच्छी टीम लोकल स्पॉन्सर से कुछ हजार से लेकर 50,000 पाउंड तक कमा सकती है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ती है, टिकट और ज्यादा दर्शकों की वजह से कमाई बढ़ जाती है। और आखिरी में टियर 3 में टेलीविजन से पैसा आने लगता है। और जब तक आप प्रीमियर लीग तक पहुँचते हैं ना, टीम हर सीजन में 100 मिलियन पाउंड तक कमा सकती है। इनफैक्ट इन 2014 द टीम नेम लुटान टाउन वॉजंट इवन अ प्रोफेशनल क्लब। वे बहुत कम दर्शकों के सामने एक छोटे से मैदान में खेलते थे और उनके पास बहुत कम पैसा था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अच्छा खेलना शुरू किया, उन्हें प्रमोशन मिलना शुरू हो गया और फिर एक के बाद एक प्रमोशन मिलते गए। मई 2023 में इस छोटी से क्लब ने आखिरकार प्रीमियर लीग में खेला। वे 26 पॉइंट के साथ 18वें स्थान पर रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रॉडकास्ट से 117 मिलियन पाउंड कमाए। सीढ़ी वाला सिस्टम यही काम करता है। ये सिर्फ किसी बच्चे को सपना नहीं दिखाता है, बल्कि एक छोटे से शहर के लगभग बैंकक्रप्ट क्लब को 100 मिलियन पाउंड के बिजनेस में बदल सकता है, और वो भी काबिलियत के दम पर। असल में 2016 में लिसेस्टर सिटी नाम की एक टीम टियर 3 से प्रमोट होकर लीग में पहुंची और प्रीमियर लीग का खिताब भी जीता। 5,000 to 1 to win the title. They weren't supposed to be competing at the top of the Premier League. There's a decent pullback as well on the chance. Nobody expected a club like Leicester City to come from nowhere. He's done it yet again! And the world is left to wonder, how on earth did that happen? Leicester City are the champions of England. और ये रेलीगेशन और प्रमोशन का सिस्टम है, और ये देश के खेल को एक आर्थिक इंजन में बदलने के लिए 3 जादुई ताकतें देता है। पहला, एक छोटी टीम के लिए लाखों डॉलर कमाने का मौका बढ़ाता है। दूसरा, ये हर लेवल पर जबरदस्त खिलाड़ी तैयार करता है, क्योंकि हर लेयर को अपनी इकोनॉमी से फंड मिलता है, ना कि चैरिटी से। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, ये देश में जमीनी स्तर पर खेल को बढ़ावा देता है। तो लोकल स्टेडियम से लेकर लोकल क्लब, लोकल कोच और यहाँ तक कि लोकल फिजियो तक, हर किसी के पास पैसे कमाने और टियर में ऊपर चढ़ने का रास्ता होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ प्रीमियर लीग इकोनॉमी में 9.8 बिलियन पाउंड का योगदान दिया, वहीं इंग्लिश ग्रासरूट फुटबॉल की सोशल एंड इकोनॉमी वैल्यू 15.9 बिलियन पाउंड है। ये वो सिस्टम है जिसे अंग्रेजों ने बनाया। अब देखिए कि भारत ने इसके बजाय क्या बनाया। हमारे पास ISL है, जो हमारी सबसे शानदार और महंगी लीग है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास कोई सीढ़ी नहीं है, ना प्रमोशन है, ना ही रेलीगेशन। हमारे पास एक क्लोज्ड शॉप जैसा सिस्टम है, जहां आप तभी एंट्री कर सकते हैं जब कोई बड़ी टीम आपको चुने। तो कोई बच्चा कॉलेज फुटबॉल टीम में कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, वो तब तक टॉप पर नहीं पहुंच सकता जब तक कोई शानदार ISL टीम उसे चुन ना ले। तो जहां भारत ने बिना सीढ़ी वाला पेंट हाउस बनाया, वहीं इंग्लैंड ने 11 मंजिला सीढ़ी बनाई। तो अब सवाल ये है कि जब इस सफल सिस्टम को बनाने का सीधा रास्ता मौजूद है, जब हमारे पास दुनिया भर का पैसा है, तो हम रेलीगेशन और प्रमोशन का सिस्टम क्यों नहीं बना रहे हैं? हैरानी की बात यह है कि पैसे नहीं, असल में हमारे रेलीगेशन और प्रमोशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया। और ये कहानी यही है। सालों तक भारत की असली टॉप डिवीजन एल लीग थी, और ये पुरानी और बिना चकाचौंध वाली थी। लेकिन यहाँ प्रमोशन और रेलीगेशन वाला एक सही फुटबॉल लीग थी। तो इंग्लैंड की तरह कोई टीम अपनी मेहनत से ऊपर आ सकती थी और नीचे भी जा सकती थी। और ये मोहन बागान और ईस्ट बंगाल जैसे बड़े क्लबों का घर था, जिसकी स्थापना 1989 और 1920 में हुई थी। अब तक इंडियन फुटबॉल इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी थी। फिर 2014 में पैसे आया, लेकिन उस सीढ़ी से पैसा कमाने के बजाय भारत ने ISL नाम का एक राइवल खड़ा कर दिया। जैसे कि हमने देखा, ISL IPL की तरह एक चमकदार बंद फ्रेंचाइजी लीग थी। इसमें शहर की फ्रेंचाइजी, सेलिब्रिटी और कॉर्पोरेट मालिक थे। लेकिन समस्या ये थी कि इसमें सिस्टम में कोई रेलीगेशन और प्रमोशन नहीं था। इसलिए एक टीम के तौर पर आप अपनी जगह कमाने के बजाय आपको अपनी जगह खरीदनी पड़ती थी। और यही आप देखेंगे कि पूरा सिस्टम पैसे
पर आधारित हो गया। आईएसएल में शामिल होने के लिए ए लीग के क्लब को लगभग 15 करोड़ रुपए की फ्रेंचाइजी फीस देनी पड़ती थी और फिर उन्हें अपना नाम, लोगो और जर्सी और यहाँ तक कि अपने शेयर का कंट्रोल भी छोड़ना पड़ता था। इसलिए भारत के सबसे ऐतिहासिक क्लब के सामने एक बहुत ही बड़ी मुश्किल थी, या तो वे ए लीग के प्रति वफादार रहते और धीरे धीरे गुमनामी में खो जाते या फिर पैसे देकर अपनी पहचान खो देते। असल में लीग की 3 टीमें आईएसएल में पहुंच गई, लेकिन अब आईएसएल एक ऐसी लीग है जिसमें कोई रेलीगेशन या प्रमोशन नहीं है और सीढ़ी वाली ए लीग को एक पुरानी, गरीब और बिना चमक धमक वाली लीग के तौर पर खेला जा रहा है। और जानते हैं इसका क्या नतीजा हुआ? 2018 में विन रबर पंजाब नाम के एक छोटे क्लब ने लीग जीती, वे भारत के चैंपियन बने। Absolutely brilliant. Winner of Punjab have won the Hero League. लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हें इनाम के तौर पर लगभग कुछ भी नहीं मिला, उन्हें कोई प्रमोशन नहीं मिला, उन्हें एलाइट टीमों के बीच कोई जगह नहीं मिली और उन्हें बहुत कम पैसे मिले। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर की जो सीढ़ी है ना वो काट दी गई थी। इसलिए आप पूरी लीग तो जीत सकते हैं लेकिन फिर भी आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और यहीं पर ना एक बात बताती है कि इंडियन फुटबॉल आज क्यों कहीं नहीं पहुंच पाया है। अब यहाँ जाहिर सा सवाल है कि हम आईएसएल टीमों को रेलीगेट या प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं। असल में आईएसएल भारत की ना प्रीमियम लीग बन सकती थी और एल लीग टियर 2, 3 और 4 के तौर पर काम कर सकती थी। इस तरह हम आईएसएल को टियर 1 बना सकते थे और एल लीग के जरिए सीढ़ी बना सकते थे। इसे अगर छोटी टीमें अच्छी खेलती तो वे आईएसएल में खेल सकती थी और अगर आईएसएल में खराब खेलती तो वे नीचे जा सकती थी। समस्या हल हो जाती, राइट? एआईएफएफ के पास सब कुछ एक साफ सुथरा पिरामिड में मिलने का विकल्प था, लेकिन वे फ्रेंचाइजी के जाल में फंस गए। असल में आईएसएल के मालिक ने अपने स्लॉट के लिए करोड़ों रुपए एक शर्त पर दिए थे। शर्त यही थी कि उन्हें कभी भी निचले लीग में नहीं भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि यही सुरक्षा की पूरी डील का मुख्य हिस्सा था। निचले लीग में भेजे जाने से आर्थिक नुकसान का खतरा होता और उन्हें असल में इससे बचने के लिए ही पैसे दिए थे। क्या वे गलत थे? बिल्कुल भी नहीं। हर इन्वेस्टर को अपनी कंपनी को सुरक्षित रखने का अधिकार है, लेकिन समस्या यही है कि अब हम एक ऐसे डेडलॉक में फंस गए हैं ना, जहां आईएसएल की टीम कितना भी खराब क्यों ना खेल ले उन्हें नीचे नहीं भेजा जा सकता और साथ ही एल लीग की टीम कितना भी अच्छा खेल ले उन्हें तब तक ऊपर नहीं भेजा जा सकता जब तक वे स्लॉट के लिए पैसे ना दे दें। इस तरह हमने इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट वाला एक खराब सिस्टम बना लिया। यही कारण है कि पैसे नीचे तक नहीं पहुंचता और क्लब खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते और इंडियन फुटबॉल काबिलियत पर आधारित पॉजिटिव सम गेम के बजाय किस्मत पर निर्भर जीरो सम गेम बन गया है। और यही कहानी हमें ना 3 बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला सबक, इकोनॉमी का सबसे पुराना नियम है, ग्रोथ कंपटीशन और फेल होने की आजादी से आती है, लेकिन जब कोई सिस्टम मौजूदा खिलाड़ियों को फेल होने से बचाता है तो वो एक कार्टेल बन जाता है। दूसरा सबक ये है कि असली इकोनॉमी हमेशा पिरामिड के निचले स्तर से आती है, ना कि ऊपर बैठे कुछ खास खिलाड़ी से। जब भारत ने अपना पैसा ऊपर बैठे खास खिलाड़ियों पर लगाया, वहीं इंग्लैंड के प्रमुख प्रीमियर लीग के आंकड़े कुछ और ही कहती है। जहां टॉप टियर लीग 9.8 बिलियन पाउंड कमाती है, वहीं पिरामिड का लोअर लेवल 15.9 बिलियन पाउंड की इकोनॉमी एंड सोशल वैल्यू बनाती है। इससे पता चलता है कि असली इकोनॉमी बड़े पैमाने पर नीचे मौजूद लाखों लोगों से बनती है, ना कि कुछ खास चैंपियन से। और आखिरी में हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ सिस्टम ही अच्छे नतीजे दे सकता है, ना कि सिर्फ कुछ जीनियस लोग। भारत में बहुत से जीनियस लोग रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने कुछ सिस्टम नहीं बनाया इसलिए हम लगातार अच्छे नतीजे नहीं पा रहे हैं। इसलिए इंडियन फुटबॉल के संदर्भ में हम सभी को याद रखना होगा कि हमारे पास सब कुछ है, पैसा, लोग और टैलेंट। बस हमें एक ऐसा सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि आखिरकार ग्लैमर और पैसा ना एक कामयाब इकोनॉमी नहीं बना सकते, सिर्फ एक बेहतरीन सिस्टम ही ऐसा कर सकता है। ये वे सबक है जो हमें इंडियन फुटबॉल के पतन से सीखना चाहिए और उम्मीद है कि हम फिर से सही रास्ते पर आ जाएंगे।